सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के चौथे अध्याय व्यवसायिक सेवाओं को पढ़ रहे थे। व्यवसायिक सेवाओं में हमने बैंकों के प्रकार को पढ़ा था। बैंकों के प्रकार में अलग अलग बैंकों के प्रकार को पढ़ने के बाद जो वाणिज्यिक बैंक थे, सहकारी बैंक थे, केंद्रीय बैंक थे, उन बैंकों को पढ़ने के बाद आज हम विद्यार्थियों वाणिज्यिक बैंकों के कुछ कार्य हैं, जो 5 कार्य चलते हैं, उसमें हम आज कि इस लेक्चर के अंदर 3 कार्यों को पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं कुछ ऐसी शब्दावली को भी पढ़ाऊंगा और इस शब्दावली को मैं अलग से भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी करवाऊंगा। मगर उससे पहले आज कुछ जो बैंकों वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य हैं, मैंने आपको बताया था कि एक बैंकों की बैंक जो केंद्रीय बैंक चलती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, जो भारत देश के अंदर आरबीआई मुख्य रूप से जो सभी बैंकों की बैंक होती है। तत्पश्चात मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग जो बैंकें होती है जो सरकार के अधीन कार्य करती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ओवरसीज बैंक है। ऐसी जो बैंकें हैं जो आरबीआई के नीचे कार्य करती है, वो सब वाणिज्यिक बैंकें कहलाती है। वो तमाम प्रकार के अपने उपभोक्ताओं को, अपने कंज्यूमरों को, अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करती है और दूसरे बैंकों से या फिर दूसरे अपने ग्राहकों से भी पैसा लेकर जमा करके लोन लेती भी है। जब लोन को लेती है तब सामने वाले ग्राहकों को वो ब्याज देती है और जब ग्राहकों को लोन देती है तब सामने वाले ग्राहकों से वो लोन ब्याज की दर लेती है। और ये तमाम प्रकार की ब्याज की जो दरें होती है ये आरबीआई तय करती है। आप एसबीआई बैंक के अंदर लोन लेने गए, आपने होम लोन लिया, आपने मॉर्गेज लोन लिया है, बंधक ऋण। होम लोन जो होता है वो मकान बनाने के लिए होता है। जो जो आप मकान धीरे धीरे बनाते हो आपको लोन दिया जाता है, किस्तों के अंदर बैंक लोन चुकाती है। बैंक आपका कार लोन भी देती है, होम लोन भी देती है, फैक्ट्री लोन, अलग अलग लोन देती है। जैसे हम सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि आप किसी बैंक में गए होम लोन लेने के लिए। मॉर्गेज लोन होता है वो बंधक ऋण होता है जो एक साथ आपको पैसे दिए जाते हैं और आप बने हुए मकान पर पैसे लगाएं या फिर आप कोई दुकान खोले, दुकान के अंदर कुछ मटेरियल आए, तो अलग अलग लोन की व्यवस्था होती है। तो ये वाणिज्यिक बैंक क्या करती है, लोन देती भी है और लोन लेती भी है। लोन जब देती है तब सामने वाले ग्राहक से वो ब्याज वसूल करेगी और जब लोन लेगी तब सामने वाले ग्राहक को वो ब्याज देगी। तो इस प्रकार से जो ये आरबीआई होती है, जो सबसे ऊपर सर्वोच्च बैंक होती है, वो रेटिंग तय करती है कि किस प्रकार से कितनी दर से हमें लोन। आप किसी एसबीआई बैंक में लोन लेने गए और आपको उन्होंने बोला कि आपको 9% दर पर लोन लिया, लोन पर आपको ब्याज चुकानी होगी। 9% यानी कि 90 पैसा, यानी कि जो 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 90 पैसा आपको लोन चुकाना होगा, लोन की ब्याज चुकानी होगी। जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट बनती है, इंस्टॉलमेंट जो बनेगी, जैसे कि 10,000 रुपए किस्त बनती है और उसके अंदर आपकी प्रमुख रूप से आपका जो मूल रकम धन है वो भी साथ होता है और ब्याज की रकम भी साथ होती है। तो ये जो दर है ये आरबीआई तय करती है। तो ये जमा स्वीकार करने से क्या तात्पर्य है, हमारा जो पहला बिंदु है वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में, पहला हम बिंदु याद करेंगे जमा को स्वीकार करना। जमा यानी यहाँ क्या है, एक धन है, यानी कि पैसा है जो तमाम प्रकार के जो ग्राहक होते हैं वो बैंक में जाके जमा कराते हैं, जिसे डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्रेडिट भी कहा जाता है। आपको वेदाजी सर ने तमाम प्रमुख रूप से क्रेडिट और डेबिट सिखाया होगा, सीआर और डीआर। जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो उसे क्रेडिट कहा जाता है और जब हम पैसे निकालते हैं तो उसे डेबिट कहा जाता है। डेबिट हमें बैंक करती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप किसी बैंक के अंदर गए और आपने 10,000 रुपए उस बैंक में जमा करवाए। क्या करवाए, नाम से क्या है, जमा। तो बैंक आपको क्रेडिट करेगी और आपने इस 10,000 में से 2,000 रुपए निकाले तो आपकी बैंक में 8,000 तो क्रेडिट है, मगर 2,000 आपके डेबिट हो गए। बैंक आपको 2,000 से नामे कर लेगी। आपने जो 10,000 जमा करवाए थे उसमें से 2,000 आपने निकाले तो 2,000 से आप डेबिट हो जाओगे। जो ही आपके खाते में पैसे जमा होते हैं उसे क्रेडिट कहा जाता है, जो ही आप पैसे निकालते हो तो उसे डेबिट कहा जाता है। तो जमा स्वीकार करना, वाणिज्यिक बैंक का पहला कार्य है जमा को स्वीकार करना। जमा यानी कि तमाम प्रकार के जो ग्राहक अपने पैसे उस बैंक में जमा करवाते हैं तो उसे जमा को स्वीकार करना, वो जमा के रूप में पैसे लेती है। अब आप इस जमा को कैसे, इस धन को कैसे जमा करवाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं। आप बचत खाता खुलवा सकते हैं। तमाम प्रकार के जो ग्राहक होते हैं मुख्य रूप से बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं। जैसे हम जैसे आम इंसान है वो बचत खाता खुलवाते हैं। कुछ व्यापारी लोग होते हैं, जो व्यापारी गण होते हैं जिनका बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कौन सा खाता खुलवाते हैं,
करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिसे चालू खाता कहा जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसके अंदर आप कितने भी पैसे डाल सकते हैं और कितने भी पैसे उसमें से निकाल सकते हैं। मगर बचत खाते की एक नियमन होता है, आप 50,000 से ज्यादा पैसे नहीं निकलवा सकते। 50,000 से ऊपर अगर आपको निकालने हैं तो आपको पैन कार्ड एंड परमानेंट अकाउंट नंबर आपको देने होंगे, और पैन कार्ड देने के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। तो सावधिक जमा भी होती है। सावधिक यानी कि अवधि के अनुसार, जैसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। सावधि यानी 3 साल के लिए आप पैसे जमा करवाते हो, 3 साल बाद आपको ब्याज से वापस इतने पैसे मिलते हैं, उसे फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है। तो बचत खाते के माध्यम से आप पैसे जमा करवा सकते हैं, चालू खाते के माध्यम से ज्यादातर व्यापारी इस खाते को अपनाते हैं, और सावधि जमा के माध्यम से भी आप पैसे जमा करवा सकते हैं। आप ये जमा स्वीकार करने के बाद आपको लोन भी देती है, आपको लोन भी आप ले सकते हैं। लोन आप जब लेते हैं तो आपको ब्याज चुकाना होता है, ब्याज दर की वसूली भी करती है। और ये वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार करती है और साथ में लोन लेती भी है, और लेने के उपरांत बैंक सामने वाले को ब्याज चुकाएगी। तो तमाम प्रकार के ऐसे कार्य इसके अंदर होते हैं। हम एक बिंदु को, एक चीज को हम पढ़ेंगे। मैंने पूरा विस्तारित रूप से इसको यहाँ लिख दिया है। ज्यादातर मैंने आपको पूरा क्लियर करके समझाया किस प्रकार क्या क्या चीजें निहित होती है। देखो, जमा स्वीकार करना, बैंक के ऋण देने का आधार जमा है। बैंक जो भी ऋण देती है, देखो बैंक आपको ऋण प्रदान करती है, आप जाते हो बैंक में लोन लेने, तो बैंक कहां से पैसे लाती है? तो बैंक के ऊपर से टपकते तो नहीं है पैसे। बैंक जो भी आपको ऋण का प्रचालन करती है, ऋण की उपयोगिता निभाती है, ऋण की जो भूमिका निभाती है, ऋण यानी लोन की भूमिका, वो बैंक जमाओं के माध्यम से निभाती है। ग्राहक तमाम प्रकार के बैंक के अंदर पैसे जमा करवाते हैं, उसी पैसों से दूसरे ग्राहक को लोन प्रदान करती है। बैंक ऋण देने का आधार जमा है, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और देता भी है। बैंक लोन भी लेता है और लोन देता भी है। उधार लेने पर ब्याज लेता है और देने पर उस राशि पर ब्याज लेता भी है। उधार लेने पर वो ब्याज लेता है, जैसे उधार बैंक ने अगर लिया है किसी से तो बैंक सामने वाले को ब्याज देगा, या फिर अगर बैंक ने किसी को उधार दिया है तो बैंक सामने वाले से ब्याज लेगा। ये सीधा सा एक सिस्टम है, आप भी जानते हैं इस चीज को, ये तो एक साधारण सी बात है। आगे गौर करें, जमाओं को चालू खाता, आप जमाओं को कहां जमा यानी कि आप पैसों को कहां डिपॉजिट करवा सकते हैं, एक एक चीज को समझ। चालू खाते में करवा सकते हैं, और चालू खाता मुख्य रूप से व्यापारी गण व्यवसाय जो करते हैं वो खुलवाते हैं। बचत खाते में करवा सकते हैं, एवं निश्चितकालीन जमा खातों के रूप में भी लेते हैं। आप जमाएं बैंक किस रूप में लेती है? आप बैंक के अंदर गए और आपकी जो जमा है, आपकी जो धन है, वो बैंक किस रूप में लेगी? बैंक वो चालू खाते के रूप में लेगी, बैंक को बचत खाते के रूप में लेगी, और निश्चितकालीन जमाओं के रूप में भी लेगी। यानी कि आपके पास 10 से 20 लाख रुपए और आपने कहा ये 10 लाख रुपए मैं 10 साल के लिए आपके बैंक में जमा करता हूं, तो बैंक निश्चितकालीन समय के लिए भी जमा करेगी। बैंक बचत खाते के रूप में भी जमा करेगी, उसकी जो आरबीआई रेट तय करेगी उसके आधार पर वो आपको ब्याज साथ जोड़ती रहेगी। बैंक चालू खाते के रूप में भी आपसे जमा स्वीकार करेगी, और चालू खाते के रूप में आपसे बैंक आपको ब्याज भी देगी, और आपसे पैसे रखने के कुछ जो उनकी राशि बनती है वो भी लेगी। गौर करें, चालू खातों में जमा राशि की सीमा तक बिना सूचना के कभी भी आप जमा की राशि निकाली जा सकती है। गौर करें, इस चीज को समझे। जमा राशि को चालू खाता जैसे करंट अकाउंट है, तो आपको बैंक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। इन्फॉर्मेशन का मतलब आपको कोई ऐसा पैन कार्ड नहीं देना पड़ता है, परमानेंट अकाउंट में नहीं देना पड़ता है, आप सीधे ही पैसे निकाल सकते हैं। आपको बैंक को सूचना नहीं करनी पड़ती, आपको फॉर्म भर के डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं। मगर जो ही आपका बचत खाता होगा तो आपको बिल्कुल बैंक के कर्मचारियों को पहले इंफॉर्मेशन करनी होगी। आप एटीएम से भी पैसे निकाल रहे हो तो उसकी भी एक लिमिट होती है। आप 50,000 से ज्यादा पैसे भरोगे तो आपको पैसा एटीएम नहीं देगा। तो जो आपकी जमा चालू खाते में अगर की गई है तो उसकी सूचना आपको नहीं देनी होगी, आप डायरेक्ट पैसा इतना निकाल भी सकते हैं, बिना सूचना के कभी भी जमा की गई राशि निकाल सकते हैं। बचत खाता लोगों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। बचत खाता नाम से ही बचत है, तो ये लोगों को प्रोत्साहित करता है। जैसे कि आप कहीं स्कूल, जैसे मैं हूं, मेरा उदाहरण, तो मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूं और मुझे 10 से 12,000 रुपए जैसे स्कूल से मिल रहे हैं सपोज, या फिर 15 से 20,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं। अगर मेरे में बचत करने की एक भावना है और मुझे बचत खाता प्रोत्साहित करेगा, और मैं उन पैसों को स्कूल के ने जो मुझे दी है वो मैं खातों में जमा करवाऊंगा, और वो मेरे बचत के रूप में होते रहेंगे। तो ये बचत खाता होता है, ये बचत करने को आपको प्रोत्साहित करता है, और आप बचत के रूप में, बचत खाते के रूप में उस पैसों को वहां जमा करवाते हैं। बैंक इन जमा राशियों पर आरबीआई द्वारा तय दर पर ब्याज दिया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आपने बचत खाते के अंदर जमा करवाया तो आरबीआई की रेट है कि बचत खाते पर आपको 10,000 पर 10% यानी कि एक रुपए के हिसाब से आपको 1 रुपए, जो हम अपनी भाषा में 1
परसेंट के हिसाब से, या 10% का मतलब है 1 रुपए के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। और चालू खाता है तो उसको आप 15% के हिसाब से जो आरबीआई तय करेगी उसके अनुसार बैंक आपको ब्याज देगी जो आपने जमा करवाए हैं। बचत खाते की राशि निकालने व जमा पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। बचत खाते की राशि मैंने क्या बोला, निकालने, क्योंकि बचत खाता है तो बचत खाते में आप 20 लाख से ज्यादा जैसे राशि नहीं जमा करवा सकते जो आरबीआई ने तय किया है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। और एक दिन में 50,000 रुपए ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हो, ये भी जो आरबीआई ने तय किया है। अब हाल ही के अगर दिनों में अगर बात करें तो आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की, अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा निकालते हो एटीएम के अंदर ऑटोमेटिक टेलर मशीन से, तो आपके पास एक ओटीपी आएगी जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, उसके बाद आप 10,000 रुपए से ज्यादा निकाल सकते हो, उससे पहले नहीं। वो ओटीपी को आपको उस एटीएम में फिट करना होगा, फिर आप पैसे निकाल सकते हो, उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए बचत खाते में पैसे निकालने और पैसे जमा करवाने के कुछ प्रतिबंध होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। स्थायी जमा खाता, सावधि जमा खाता होता है। जो स्थायी है या सावधि के फिक्स्ड डिपॉजिट, इसे सावधि यानी कि अवधि होती है, निश्चित अवधि तक आप उसमें पैसा जमा करवा लेते हो, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है। एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, हम एफडी आपने अक्सर सुना होगा कि घरों में भी आप सुनते हो कि हमने इतने की एफडी करवा दी, उसे सावधि जमा खाता या फिर उसे स्थायी जमा खाता भी कहते हैं, जिसमें बचत से ज्यादा ब्याज दिया जाता है। तो स्थायी फिक्स्ड डिपॉजिट खाता होता है क्योंकि इसके अंदर आप एक साथ इतने रुपए डाल देते हो और इतनी समय के लिए डाल देते हो, तो उसमें आपको जो ब्याज मिलता है वो बचत खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने जमा स्वीकार से क्या सीखा कि आप खाते किस प्रकार से खुलवा सकते हो। बचत खाता है, सावधि जमा खाता है, चालू खाता है, फिर आरबीआई किस प्रकार तय करती है, आप बचत खाते में कितने रुपए डाल सकते हो, कितने रुपए निकाल सकते हो, चालू खाते के अंदर आप कितने भी रुपए डाल सकते हो, निकाल सकते हो, इसमें कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे स्थायी खाता कहा जाता है, सावधि जमा खाता कहा जाता है, जिसमें बचत से ज्यादा ब्याज आपको मिलता है। ये सब जमा स्वीकार करना होता है। ऋण देना, विद्यार्थियों ऋण देना यानी कि लोन देना, सीधी सी बात है, लोन देना। तमाम प्रकार की जो वाणिज्यिक बैंकें होती है वो अपने उपभोक्ताओं से पैसा जमा करवाती है, पैसा जमा करवाकर इन माध्यमों से फिर अपने ग्राहकों को वो लोन प्रदान करवाती है। लोन प्रदान करवाने के बाद उनसे ब्याज वसूल करती है, ब्याज वसूल की जाती है जो आरबीआई रेट तय करती है। तो ऋण जमा करवाना, अब वो ऋण जमा करवाती है तो किस प्रकार वो लोन, गौर करें विद्यार्थियों, ऋण देना वो किस प्रकार से लोन अपने ग्राहकों को दे सकती है, ग्राहकों को क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाती है, ऐसे कुछ शब्द है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखो, जमा के माध्यम से प्राप्त राशि में से ऋण एवं अग्रिम देना, जो उनके पास जमा आई है, डिपॉजिट हुए हैं पैसे, उनके माध्यम से उनसे जो उनके माध्यम से प्राप्त राशि हुई है बैंकों में, वो बैंक क्या करती है, लोन देती है और अग्रिम भी देती है, अग्रिम में एडवांस भी अपने ग्राहकों को देती है। यह ऋण एवं अग्रिम अधिविकर्ष के माध्यम से, अब यहाँ आप समझेंगे कि अधिविकर्ष क्या है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अधिविकर्ष के माध्यम से, नकद ऋण के माध्यम से, व्यापारिक बिल्स को बटाकर करना है, बट्टे पर भुनाने के माध्यम से, और आवधिक ऋण और उपभोक्ता ऋण भी दिए जाते हैं। अब लोन ग्राहकों को कैसे बैंक देगी, देखिए गौर करें, अग्रिम लोन भी देगी और अग्रिम अधिविकर्ष के माध्यम से। ये बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह होता है कि आपके खाते में 10,000 रुपए जमा है। कितने आपके खाते में? 10,000 रुपए बैंक में जमा है, मगर आपने इस बैंक ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष के माध्यम से आपने 10,000 से ज्यादा 20,000 रुपए उठा लिए। खाते में कितने जमा थे? 10,000, मगर आपने उस 10,000 के माध्यम से कितने बैंक से ले लिए? 20,000। तो बैंक ने आपको 10,000 रुपए अधिक दे दिए, जिसे बैंक अधिविकर्ष कहा जाता है, और फिर बैंक आपको 20,000 की रकम पर आपसे ब्याज वसूल करेगी। तो एक सुविधा देती है बैंक, जैसे आपके खाते में लाख रुपए और आपने बैंक अधिविकर्ष का उपयोग कर बैंक ओवरड्राफ्ट का उपयोग कर लाख से अधिक 2 लाख रुपए आपने उठा लिए, तो बैंक ने आपको 1 लाख का लोन आपकी 1 लाख रुपए की राशि पर अधिक दे दिया, जिससे कि जैसे आपने बैंक में आपने 10 लाख की एफडी करवाई थी, 10 लाख की एफडी पर आपने 20 लाख रुपए उठा लिए, तो आपको 20 लाख पर ब्याज बैंक वसूल करेगा और आपको एक समय के लिए लोन उधार दिया जाएगा। नकद ऋण, तमाम प्रकार की ऐसी आपकी जो डॉक्यूमेंट दस्तावेजों का जांच कर, जैसे कोई व्यापारी होते हैं या फिर कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है, उनके दस्तावेजों की जांच कर बैंक नकद ऋण भी देती है, कैश लोन भी देती है। व्यापारिक बिल के बट्टे को भुनाकर, तमाम प्रकार के ऐसे बिल होते हैं जो बट्टे पर भुनाए जाते हैं, बैंक के अंदर रखे जाते हैं। जैसे 10,000 का बिल है, उसको बट्टे पर डिस्काउंट देकर उसे 8,000 रुपए में भुनाना और लोन प्राप्त करना। तो ऐसे भी जो व्यापारिक बट्टे के बिल होते हैं उनको भी भुनाकर लोन दिए जाते हैं। और आवधिक ऋण यानी कि वो फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से जो आपने एफडी जमा कर उसके माध्यम से भी लोन दिए जाते हैं। और उपभोक्ताओं के अलग अलग प्रकार के ऋण भी उपलब्ध होते हैं। बैंक द्वारा दिए गए ऋणों से व्यापार, उद्योग, परिवहन, अन्य या व्यवसायिक क्रिया बहुत बड़ी योगदान होता है। जो बैंक लोन देती है इनके माध्यम से
तमाम प्रकार के व्यापारी अपना व्यापार कर सकते हैं, उद्योग धंधा चला सकते हैं, परिवहन यानी गाड़ियां उठा सकते हैं, गाड़ियों के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं और अन्य व्यवसायिक क्रियाएं भी कर सकते हैं। ये तमाम बातें इस वाणिज्यिक बैंक के कार्यों के अंदर आती है, जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ऋण किस प्रकार? बैंक अधिकृत के माध्यम से, कैश लोन के माध्यम से और सावधि लोन के माध्यम से और व्यापारिक पट्टों को भराने के माध्यम से लोन भी दिए जाते हैं। इस प्रकार से बैंक ओवरड्राफ्ट में आप समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे चेक। चेक सुविधा, चेक के बारे में जानेंगे। चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक क्या होते हैं। तो 3 बिंदु आज प्रमुख रूप से हमारा ये कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। अब अंतिम इस लेक्चर का बिंदु चेक सुविधा किस प्रकार होती है जो वाणिज्यिक बैंक देती है अपने ग्राहकों को। विद्यार्थियों, प्रत्येक लेक्चर को बहुत छोटे छोटे करके पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आप आराम से सीख पाए, आप घर बैठे आराम से सीख पाए। आपको नोट्स भी आगे दिए जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जो अपन पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स भी दे रखे, उसको भी मैं बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से बना रहा हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सके। देखो विद्यार्थियों, चेक सुविधा, आज के युग में अगर कोई भी लेन देन होता है तो वो बड़ी बड़ी जो रकम की राशि होती है उसको चेक के माध्यम से दिया जाता है। चेक का अपने आप में बहुत अच्छी गुडविल होती है और ये साख प्रमाण पत्र होता है। कैसा होता है? एक बिल्कुल साख का प्रमाण पत्र होता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति आपके पास आया और पैसे मांगे, उसने बोला कि मुझे 2 लाख रुपए उधार दो, तो आप इसे वापिस 2 लाख रुपए तो दे दोगे, मगर आप इसके क्या ले लोगे? एक चेक ले लोगे और इसके साइन करवा लोगे और चेक के जो अमाउंट की राशि खाली आप रख लोगे। ये यूं लिया जाता है, जब ये व्यक्ति आपको चेक देता है और आपने इसे 2 लाख रुपए दिए, अब ये व्यक्ति जब आपको 2 लाख रुपए देने से मना करता है तो आप इसके जो चेक है इसके अंदर वो 2 लाख रुपए क्या से अधिक की राशि भरकर जब बैंक में लगाते हो, बैंक में लगाना होता है, क्लियर करवाने के लिए लगाते हो, और जब इस व्यक्ति के खाते में अगर पैसे नहीं है तो फिर क्या होता है कि ये चेक बाउंस हो जाता है और इसकी गुडविल खराब हो जाती है और इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होती है, इसलिए चेक लिया जाता है। चेक एक साख का कार्य करता है। तो तमाम प्रकार की जो विनिमय होता है, पैसों का आदान प्रदान होता है, वो चेक के माध्यम से होता है। पहले हुंडी चलती थी और आज इसे चेक कहा जाता है। एक चेक को लिखने के बाद ये 3 महीने तक ऑटोमेटिकली सही रहता है। यानी कि आप मेरे से पैसे मांग रहे हो, मैंने आपको 2 लाख का चेक दे दिया तो 3 महीने तक ये इसकी वैधता रहेगी, फिर ये चेक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब तक आप उसको बैंक में नहीं लगाओगे। गौर करें विद्यार्थियों, हम समझते हैं। दूसरे बैंकों पर लिखे चेकों की राशि की वसूली करना, जैसे कि चेक क्या है, दूसरे बैंकों पर लिखते हैं और दूसरे बैंकों पर लिखकर हम पैसे की वसूली भी कर सकते हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति से पैसे मांगता हूं, अब मैं किसी व्यक्ति के पास गया और उसने मुझे अपने बैंक में जो पैसे हैं उसका एक मुझे चेक लिख दिया और मैंने जाकर उस बैंक में लगाया और मुझे पैसे मिल गए। गौर करें, चेक सर्वाधिक विकसित साख प्रपत्र है। कैसा है? सर्वाधिक और विकसित साख प्रपत्र है। जमा राशि को निकालने का एक विशिष्ट तरीका होता है। आपकी जो और आप चेक विद्यार्थी किसी दूसरे को भी दिए जाते हैं और चेक आप खुद भी उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके खाते में 10 लाख रुपए जमा है और बैंक आप 5 लाख रुपए उठाना चाहते हैं और बैंक हमेशा चेक के माध्यम से ही ज्यादा रकम उठवाती है, विड्रॉल फॉर्म से नहीं। और आपने चेक लगाया और उसके अंदर 5 लाख रुपए की राशि भरी और अपना साइन कर दिया और अपने अकाउंट में लगा दिया तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप किसी विशिष्ट बैंक में भी अपना पैसा उठवा सकते हैं। विशिष्ट तरीके से चेक के द्वारा जमा राशि को निकलवाना एक विशिष्ट तरीका होता है। चेक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वाहक चेक होता है और एक रेखांकित चेक होता है। विद्यार्थियों, चेक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाहक, जिसे बीरर भी कहा जाता है, और एक होता है रेखांकित चेक। अब विद्यार्थियों, वाहक चेक तो बिल्कुल एक सिंपल चेक होता है, रेखांकित अपने आप में एक विशिष्ट चेक होता है। वाहक चेक जिन्हें बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है। जैसे कि बैंक ये क्या कर रहा है, बैंक खिड़की पर तुरंत भुनाया जा सकता है। भुनाना मतलब है उस बैंक को वहां बैंक में लगाना, लगाकर उसके पैसे लेना। जैसे कि मेरे से कोई व्यक्ति आया और मेरे से 10,000 रुपए मांग रहा है, तो मैंने क्या किया, एक चेक दिया और चेक क्या जो पे क्या किया, उस व्यक्ति का नाम लिख दिया। जैसे कि राम नाम का व्यक्ति आया, पे टू राम, और मैंने अपने नीचे साइन कर दिए। तो ये राम इस चेक को लेके जाएगा जहां मेरे बैंक में खाता है वहां लेके जाएगा। जैसे कि मेरा बैंक में खाता एसबीआई बैंक में खाता है और मैंने इस चेक पे साइन कर दी और पे क्या लिख दिया, राम। अब राम इस एसबीआई बैंक में गया और इसको चेक खिड़की पर लगाया, हाथों हाथ इसको ये पैसे दे दिए जाएंगे, क्योंकि सीधा बीर है वाहक है ले जाने वाला। वाहक का मतलब क्या, ले जाने वाला, उसको सीधे पैसे मिल जाएंगे। मगर ये रेखांकित चेक ऐसा होता है, रेखांकित चेक जिन्हें केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा करवाया जा सकता है। भुगतानकर्ता, जैसे कि आपने किसी से 20,000 रुपए
लिए थे, समझे, इस उदाहरण को समझे, 20,000 रुपए उधार लिए थे, इसने, ये आपका भुगतान करता है, इसने आपको भुगतान किए थे 20,000, अभी आपसे पैसे 20,000 रुपए वापस मांग रहा है, तो आपने एक चेक लिखा और उसके ऊपर 2 लाइन खींच ली रेखांकित, और यहाँ लिख दिया अकाउंट टू अकाउंट पे लिख दिया। अकाउंट पे लिखने का मतलब है कि अब ये पैसे 20,000 रुपए जिस व्यक्ति जो भुगतान करता ने आपको पैसे दिए थे उसके खाते में ही जाएंगे सीधे डायरेक्ट, ये सीधे डायरेक्ट नहीं उठा सकता है। ये जब चेक लेकर लगाएगा बैंक में तो बैंक इसके खाते में सीधे पैसे डालेंगे, ना कि इसको हाथों हाथ दे देंगे। तो जब हम रेखांकित किसी चेक को हम रेखांकित कर लेते हैं, अब रेखांकित करने के बाद आप ये भी लिख सकते हो कि पे टू बैंक, पे उस बैंक का नाम भी लिख सकते हो, उस अकाउंट पे भी लिख सकते हो, अलग अलग प्रकार से अलग अलग चेक होते हैं। अकाउंट पे यानी कि अब ये जो पैसे हैं उसको सीधे भुनाए नहीं जाएंगे, सीधे क्लियर होकर उसके खाते में आ जाएंगे। तो ये रेखांकित चेक होता है। देखो गौर करें विद्यार्थियों, रेखांकित चेक जिन्हें केवल भुगतानकर्ता के खाते में ही जमा कराया जा सकता है। तो चेक कितने प्रकार के? वाहक चेक, एक रेखांकित चेक। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने वाणिज्यिक बैंक के 3 कार्यों को पढ़ा, 2 कार्य प्रमुख रूप से रह गए और इसके बाद हम इंटरनेट बैंकिंग भी पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में भी किस प्रकार आगे इंटरनेट बैंकिंग उसके बारे में भी देखेंगे, किस प्रकार ई कॉमर्स टू कॉमर्स, बिजनेस टू कॉमर्स ऐसे बिजनेस होता है। अगला जो वीडियो उसका वो आएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।